जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि किस तरह से अब जो एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, भारत की इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, वो किस तरह से सार्वजनिक होने जा रही है। 4 मई को उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो जानेंगे इसी के बारे में कि सरकार का इस पे क्या टेक है, सरकार किस तरह से इसको बैलेंस करेगी। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, इतना ज़्यादा मार्केट गिर रहा है, उसके दौरान इस घोषणा का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका क्या असर हो सकता है, सरकार के इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं, सभी चीज़ों को हम बहुत ही संक्षिप्त में इसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले करंट अफेयर्स हम देखेंगे। आज की न्यूज़, बेसिक न्यूज़ ये है कि आज भारत के अंदर जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो चल रहा है 5.7% तकरीबन। अब देखिए, आरबीआई की टारगेट ये रहता है कि 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टारगेट रहता है 4 का। 4 के अगर आसपास रहता है भारत का इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति अगर 4 के इर्द गिर्द रहता है तो ये सबसे अच्छी खबर है। अभी भारत का चल रहा है 5.7, मतलब 6 के बहुत नज़दीक है। अगर आरबीआई ने या फिर भारत सरकार ने कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि भविष्य के अंदर 4 को 6 को क्रॉस करके और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए और रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी जो समीकरण चल रहे हैं यूक्रेन रशिया का जो पूरा चला था सिचुएशन, तेल के दाम इतने बढ़ गए थे, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी आरबीआई और सरकार की पूरी कोशिश ये है कि किसी कुछ भी करके 6 रेट से 6 के नीचे को कम किया जाए, और अभी भी और भी टारगेट है कि इसको 5 से लेकर इसको तकरीबन 4 के नजदीक लेकर आया जाए। तो इसलिए अभी इन्फ्लेशन रेट को कम किया जाएगा। तो सरकार रेपो रेट को बढ़ा रही है, रेपो रेट को बढ़ा रही है, सीआरआर रेट को बढ़ा रही है। पूरी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, अगली न्यूज़ ये कहती है कि एलआईसी ने लॉन्च किया है इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ, इश्यूज ओपन ऑन 4 मई। 4 मई को ये घोषणा हुई थी कि आईपीओ जो एलआईसी कंपनी है वो अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर देगी, लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कर देगी। लिस्टिंग का मतलब है इसको सूची, इसकी सूची में आ जाएगा। वो जो सूची लिस्ट होती है, शेयर मार्केट के अंदर सूची बनती है, तो उसके अंदर अब ये लिस्टिंग में आ जाएगा, ताकि आप जैसे मेरे जैसे जो निवेशक है वो इसके अंदर निवेश कर सके, स्टॉक बाजार में आ जाए। और हर कंपनी के लिए अच्छा ही होता है अगर वो आईपीओ में आते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान ये जो कंपनी है अभी सार्वजनिक हो जाएगी, लोगों के लिए खुल जाएगी, लोग इसमें, आप जैसे मेरे जैसे लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये हर कंपनी के विस्तार के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है, निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आईपीओ क्या होता है। एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता में, पहली बार बहुत शब्द जरूरी, इनिशियल का मतलब होता है पहली बार, यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में है, इसमें इनिशियल का मतलब होता है पहली बार, जनता के लिए इनिशियल पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता। सो इनिशियल पहली बार, पब्लिक मतलब जनता के लिए जारी करता है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। लिमिटेड कंपनियों द्वारा, जैसे लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, घेल सेल बेल, ये जो कंपनीज होती हैं उन्हें कहते हैं लिमिटेड कंपनीज द्वारा आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके। सूचीबद्ध मतलब लिस्टिंग हो सके, उनको लिस्टिंग कर दिया जाए। इससे अंग्रेजी में एक शब्द और कहा जाता है गो पब्लिक। इसे कहा जाता है गो पब्लिक। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक के लिए खुल जाती है उसे और कहा जाता है एक टेक्निकल टर्म के अंदर गो पब्लिक, तो बाजार के अंदर सूचीबद्ध हो सके। ये देखिए, आरबीआई रेजेस रेपो रेट बाय 40 बीपीएस इन सरप्राइज मूव, सीआरआर इंक्रीज बाय 50 बीपीएस। देखिए, तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है 40 बेसिस पॉइंट से, और सीआरआर को बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। अब बेसिस पॉइंट क्या होता है? देखिए, बेसिस पॉइंट दरअसल एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है अर्थव्यवस्था के अंदर। हम इसमें यह समझते हैं बेसिस पॉइंट्स, दरअसल इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, ये 100 से डिवाइड होता है 1%, तो ये हो गया 0.01%। ठीक है, तो एक बेसिस पॉइंट, अगर एक बेसिस पॉइंट उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.01% होगी। अगर 10 बेसिस पॉइंट्स होगा, अगर 10 बेसिस पॉइंट वुड बी इक्वल्स टू 0.1%। ऑलराइट, देन लेट्स से 50 बेसिस पॉइंट्स वुड बी इक्वल्स टू 0.5%, एंड लेट्स से 40 बीपीएस पॉइंट वुड बी इक्वल्स टू 0.4%। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेशन जरूरी है, ये 1/100 का कैलकुलेशन इसमें होता है, और इस तरह से बेसिस पॉइंट्स बनता है। तो आप बोलेंगे सर ये जो दरें हैं इनको बेसिस पॉइंट्स में बताने का तरीका क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कितने किलोमीटर भाग सकते हो, और मैं बोलूंगा जितने किलोमीटर आप भागते हो आप उसको सेंटीमीटर में बताओ, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी, तो हमारे लिए आसान क्या होता है कि मेरी हाइट सर 5 फीट 11 इंच है, तो 5 फीट 11 इंच बताना ज़्यादा समझने में आसान होता है, बकाए कि मैं आपको बोलूं कि 180 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो समझने में ये दिक्कत होती है। तो कई बार हम चीज़ों को समझने में आसान करने के लिए अलग अलग तरह के रेट निकालते हैं, उसको पैरामीटर सेट करते हैं। मैं आज 3000 सेंटीमीटर भागा हूं, तो 3000 सेंटीमीटर का कैलकुलेशन समझना मुश्किल होता है, तो इससे बेटर हम उसको किलोमीटर में दे देते हैं या मीटर में दे देते हैं, राइट। तो उसी तरह से कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वो जो तरीका है, पैरामीटर है, उसी तरह से हो गया बेसिस
बेसिस पॉइंट्स हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया। तो उसी तरह से बेसिस पॉइंट समझने में आसान होता है, क्योंकि आरबीआई कोई भी रेट चेंज करता है, मार्केट में कोई भी रेट चेंज होती है तो वो बहुत ही माइन्यूट तरीके से होती है, बहुत ही छोटे स्तर पर चेंज किया जाता है, जिससे पूरा मार्केट हिल जाता है, जिससे पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए बेसिस पॉइंट बहुत ही बेसिक यूनिट है इस चीज को समझने के लिए कि मार्केट की जो दरें हैं उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कर दी है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा 0.5% बढ़ा दिया है तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो 0.5% को हम ये ना बोलकर हमने कह दिया 50 बेसिस पॉइंट, तो समझने में थोड़ा आसान होता है, बस यही कुछ बात है। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स है, इसलिए आपको समझने की इसको जरूरत है। तो न्यूज ये है कि अभी 4 मई को, जैसे ही 4 मई को जो भी घोषणा हुई थी, एलआईसी ने किया है कि हम आईपीओ करेंगे, सार्वजनिक कर देंगे हमारे स्टॉक मार्केट को निवेश करने निवेशकों के लिए। वैसे ही अब इन्होंने आरबीआई ने भी घोषणा कर दी थी कि हमने सीआरआर को बढ़ा दिया है, आरआर को बढ़ा दिया है, रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी देखिए अनएक्सपेक्टेड मूव, ये खबर और चली थी कि ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था, ये एक्सपेक्टेशन करी नहीं थी, ये इतनी अपेक्षा करी नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन सरकार ने, आरबीआई ने ऐसा कर दिया है। देखिए ये होता है रेपो रेट। अगर मैं आसान तरीके से आपको बताऊं रेपो रेट क्या होता है, देखिए सरल भाषा करके बताऊंगा कि रेपो रेट होता क्या है। मैं एक इंसान हूं, मैं एक बैंक में गया हूं, मैं बैंक में गया हूं, मुझे कुछ लोन लेना था। लेट्स से हम बहुत इजी रखते हैं, मुझे 100 रुपए का लोन लेना था किसी बैंक से, मुझे 100 रुपए का लोन लेना था किसी बैंक से। अब वो बैंक जो है, लेट्स से अगर मैं किसी एलआईसी, एचडीएफसी, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, छोटे बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, मैं उसके पास गया हूं लोन लेने के लिए। अब वैसे ही उसकी कुछ रेट होती है, वो मुझे लोन देंगे तो मुझे इसकी कुछ ब्याज दर को चुकाना पड़ेगा, करेक्ट है, ब्याज दर को चुकाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मैं बैंक के पास गया, वैसे ही ये कमर्शियल जो बैंक होते हैं ये खुद सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, जो भारत के संदर्भ में आरबीआई है, जो भारत के संदर्भ में आरबीआई है। तो ये पैसा, ये वहां पे लोन लेने के लिए गए हैं, इन्होंने सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से लोन लेते हैं ये, और लोन दे के आगे लोगों को डिलीवर करते हैं। हमको लोन कहां से मिलता है, बैंक से मिलता है। बैंक को लोन कहां से मिलता है, आरबीआई से मिलता है। तो हमको किसी ब्याज दर के हिसाब से हमको लोन मिलता है। अब उस ब्याज दर को उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट को ही कहते हैं रेपो रेट। जो जिस इंटरेस्ट रेट पे इन बैंक को लोन मिल रहा है आरबीआई से, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। अब आप मुझे बताएं, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा, जो ब्याज दर है, ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, मैं इसको साफ कर देता हूं, अगर आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा, लोन लेना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। ठीक है, लोन लेना महंगा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्याज की जो दरें हैं वो बढ़ गई है, ब्याज की दरें बढ़ गई हैं, लोन लेना महंगा हो गया। तो अब ये जो बैंक होगा वो कम लोन लेगा, लोन इसमें क्या हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा। अगर ये वाला बैंक लोन कम लेगा तो ये बैंक आगे हम जैसे लोगों के लिए, कस्टमर्स को लोन कम देगा, जाहिर सी बात है, तो हमारे पास लोन कम मिलेगा। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, कम डिमांड होगी, हम कम कंज्यूम करेंगे, हम ज्यादा उपभोक्ता जो लोग हैं, जो ज्यादा खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो जो प्राइस होती है, जो रेट होती है, जो मनी होता है, उसकी जो रेट होता है वो कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम होने की वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये तरीका है, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, उसको आसान करके बताऊंगा मैं। तो बेसिकली आप बस इतना समझ लीजिए, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जिस ब्याज दर पर हम बैंक से लोन लेते हैं उसकी कुछ दर होती है, वैसे ही वो बैंक्स भी आरबीआई के पास जाता है, लोन्स के लिए गुहार लगाता है, और उन बैंक्स को देने के लिए आरबीआई भी अपनी रेट लगाता है, ब्याज दर सेट करता है। अगर ब्याज दर ऊपर होगी, ज्यादा होगी, तो लोन कम दिया जाएगा, लोन कम दिया तो वही लोन लोगों को कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई, जो पैसों का जो तरलता है वो कम होगी, पैसों की तरलता का संकट आएगा, तरलता कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। इसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, रेपो रेट उस दर को कहते हैं, समझिए, रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराती है, यानी आरबीआई से कर्ज लेने पर बैंकों को 4% के बजाय, ये एग्जांपल है, ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये एक उदाहरण है, 4% के बजाय अब 40.40% ब्याज दर चुकाना होगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गई है। पहले 4 थी, अब उसको 4.40 कर दिया है, तो रेट बढ़ गई है, ब्याज दर बढ़ गई है। अब क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई, फीसदी बढ़ा दिया,
ब्याज चुकाना होगा, यानी आरबीआई से कर्ज लेना अब बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस रेट पर आपने लोन लिया है, अब क्योंकि दरें बढ़ गई है तो लोन महंगा हो गया है। जब लोन महंगा हो जाएगा, बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना होगा, तो यही से रेपो रेट कहते हैं। तो ये सरकार ने भी क्या किया है, सरकार ने क्या किया, रेपो रेट को इंक्रीज किया है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है और सीआरआर को भी इंक्रीज कर दिया है। अब सीआरआर क्या होता है, देखिए सीआरआर ये होता है जब हर बैंक को अपना कुछ फीसदी का अपना जो पूरा स्टॉक होता है, लेट से मेरा कोई बैंक है, खुशवंत के नाम का एक बैंक है, खुशवंत के बैंक के पास अगर मान लीजिए 100 रुपए हैं, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और सेंट्रल बैंक है, मान लीजिए नरेंद्र सर है, नरेंद्र सर के पास सेंट्रल बैंक है, मैं एक बैंक कमर्शियल बैंक हूं, अगर नरेंद्र सर ने बोला है कि आपके पास जो 100 रुपए उसमें से आपको कंपल्सरीली लेट से 4% आपको यहाँ पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो 100 में से 4 रुपए में किनको दूंगा डिपॉजिट कराने के लिए, उनको मैंने पैसे दे दिए, वो खर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपना रिजर्व उनके पास रख दिया है, तो मेरे 4 रुपए किनके पास है, नरेंद्र सर के पास है। इसका मतलब ये है कि वो जो दर है वो अभी 4% की है, दर कम है। अगर सीआरआर बढ़ जाता है, कैश रिजर्व रेशो, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो, आपका जो कैश है वो किसको आपने रिजर्व दिया, उसका रेशो, उसका अनुपात, तो कैश का जो रिजर्व है उसका अनुपात वो मैंने नरेंद्र सर को दिया है 4% के हिसाब से। अगर वो सीआरआर बढ़ा देते हैं, अगर वो 4 से बढ़ के मान लीजिए उसको 10 कर दिया गया है, तो मेरे पास जो 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में से 4 रुपए जो मैं उनको देता था रिजर्व रखने के लिए, अब मैं 100 रुपए में से कितने दूंगा उनको, 10 रुपए दूंगा, मतलब मेरे पास कितने रह गए हैं, 90। तो पहले मेरे पास रहते थे 96, अब मेरे पास कितने रह जाएंगे, 90, क्योंकि मैंने ज्यादा कैश रिजर्व किनको दे दिया, नरेंद्र सर को दे दिया, मतलब मेरे पास कैश कम हो गया है। अब मेरे पास अगर खुशवंत के बैंक में कैश कम हो जाएगा तो मैं पब्लिक को कम पैसा दे पाऊंगा, पब्लिक को कम पैसा दे पाऊंगा तो अगेन सेम थिंग, जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोगों को कम पैसा मिलेगा, कम लोन मिलेगा, अगर लोन कम मिलेगा वो कम कंज्यूम करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे मतलब डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी मतलब जो रेट है, जो मार्केट में प्राइसेस है वो प्राइस कम हो जाएंगे, मार्केट में प्राइसेस कम होने की वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सीआरआर और आरआर को बढ़ा दिया गया है, ताकि जो 5.7 जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसको कम करके वो हम तकरीबन 4 के आसपास लेकर आ सकें। तो ये फर्क होता है रेपो रेट और सीआरआर के अंदर। अब यहां पे पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा है। भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि मतलब मेरा 100 रुपए है ना, मेरा 100 रुपए कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। मतलब पहले मैं 4 रुपए नरेंद्र सर को दे रहा था, उसके बाद में 10 रुपए देने लग गया, तो मेरा कुछ रिजर्व है उनके पास मुझे नकदी उनके पास बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि यह प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात है ना, प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात के हिसाब से सीआरआर के रूप में जाना जाता है, जिसको हम सीआरआर कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात के रूप में जाना जाता है। नकद आरक्षित अनुपात के रूप में रखी गई राशि या तो आरबीआई को भेजा जाता है या बैंकों की तिजोरी में रखा जाता है। अगर मेरी तिजोरी में पैसा कम होगा तो मैं आगे लोगों को, कस्टमर को लोन कम दे पाऊंगा, उनको लोन कम दूंगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। वही कहानी है, मनी सप्लाई कम हो गया, डिमांड कम हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस कम हो गए तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है वो कम हो जाएगी। तो ये कारण है रेपो रेट को बढ़ाने का और सीआरआर को बढ़ाने का, ताकि जो मुद्रास्फीति है, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए। अब क्योंकि आरआर को बढ़ा दिया गया है, सीआरआर को बढ़ा दिया गया है, तो निवेशकों के लिए काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, क्योंकि देखिए जब से ये बढ़ा है स्टॉक मार्केट तकरीबन 2.5% नीचे गया है। स्टॉक जो मार्केट है, शेयर मार्केट तो इतना ज्यादा गिर गया है, तो निवेशकों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, निवेशकों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब निवेशक पूरी तरह से नाराज नहीं हो जाए, पूरी नाराज तो क्यों ही होंगे वो, लेकिन ये तरीका होता है निवेशकों को वापस अट्रैक्ट करने का कुछ तरीका होता है। इसलिए अब जो ये घोषणा हुई है, ये कोशिश करेगी निवेशकों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये जो इसमें निवेशक कौन होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं इनको, अंग्रेजी में इनको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है जो रिटेल, अच्छा रिटेल का मतलब क्या होता है, खुदरा,
है ना, इसको हिंदी प्योर हिंदी में कहते हैं खुदरा। जो खुदरा निवेशक होते हैं, खुदरा निवेशक मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो प्रोफेशनली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो अपने जॉब के लिए, जो अपने जॉब के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते, प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हमको पैसा कमाना है, लेकिन हमारी जॉब, हमारी नौकरी ये नहीं है, हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है। तो हम लोगों किस में काउंट होते हैं, हम लोग खुदरा इन्वेस्टर में काउंट होते हैं। तो क्योंकि आरआर बढ़ने की वजह से, सीआरआर बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट कम हो गया है, निवेशकों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है, तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इतना बहुत ही कम दर पर, क्योंकि देखिए ये जो लॉन्च क्या है, इसका जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू इसकी 21,000 है, टोटल वैल्यू इसकी 21,000 है, और इसका जो पर इक्विटी पर शेयर कितना रखा है एलआईसी ने, 900 से लेके तकरीबन 950 तक का। और ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, इतने जो रेट रखा है, ताकि जो आप मेरे जैसे जो खुदरा निवेशक हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके, कम दर है मिली है, ताकि इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, ताकि इन्वेस्टर मार्केट से दूर न जाए सीआरआर और आरआर के बढ़ने के बावजूद। इसलिए समझने की जरूरत है कि शायद सरकार इस तरह से इसको कंपनसेट करना चाह रही है, आरबीआई को कंपनसेट करना चाह रही है एलआईसी की इस घोषणा के बाद। तो इसमें देखा जाना, ये देखना बाकी होगा क्या इस रेट के हमको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके दो पहलू हैं। अगर आप निवेश करते हैं आईपीओ एलआईसी के अंदर निवेश करते हैं, तो इसके दोनों किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये दर कितनी है, 900 से 950 तक की दर है। इतनी दर पर ये पहले से रेट बहुत कम है। अभी देखा गया था कि पहले ही दिन में, जब से घोषणा हुई थी, तो पहले ही दिन जितने लोगों ने इसमें निवेश किया है वो बहुत ज्यादा है, सदस्यता से ज्यादा लोगों ने इसमें निवेश कर दिया है, या फिर वो लोग पार्टिसिपेट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जितने लोग अपेक्षा किए थे उससे ज्यादा लोग आ गए। शादी में हमने बुलाया था 20 जनों को, लेकिन शादी में कितने लोग टूट पड़े हैं, 50 से 400 जने, इतने लोग टूट पड़े हैं, मतलब अब ज्यादा लोग आ गए हैं। अब क्योंकि ज्यादा लोग मार्केट में आ गए हैं और वो भी एलआईसी आईपीओ के थ्रू आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि रेटें बहुत कम थी। अब क्योंकि रेटें कम है, आपने अपेक्षा करी थी कि हमको पैसा कमाना है, कम रेटों में खरीदेंगे, ज्यादा जब इसकी रेट बढ़ जाएगी तब हम शेयर्स को बेच देंगे। तो आप ये सोचते, जब रेटें पहले से कम है, लोगों ने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर दिया है, तो क्या भविष्य के अंदर लोग अब इसको ज्यादा पैसे पे खरीदेंगे? क्योंकि आप बेच तो तभी सकते हैं जब कोई खरीदेगा। आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स तभी बेच पाएंगे जब कोई शेयर्स खरीदेगा। तो वो कौन क्यों खरीदेगा, कौन इस नुकसान को उठाएगा? क्योंकि देखिए, आप पहले बहुत कम रेट पे खरीद रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि क्या आपको मौका मिलेगा कमाने का। ऐसा ना हो कि ये दर और ज्यादा गिर जाए, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर दिया इसके अंदर, ओवर सब्सक्राइब कर लिया है। तो ऐसा ना हो कि 900 से और कम हो जाए और निवेशकों को नुकसान हो जाए, क्योंकि अपेक्षा तो है कि इसमें फायदा होगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू कर दिया, तो शायद इसको घाटा ना हो जाए। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि नहीं, इसके बाद भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये जो दुनिया है, शेयर मार्केट की दुनिया है, इसके अंदर बहुत पहलू होते हैं। जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, दुनिया भर के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका नजरिया अलग होता है। वो हम आपके और मेरी तरह नहीं सोचते हैं, वो बिजनेस माइंड होते हैं। ये टाइकून्स कहा जाता है इनको, इनके पास सालों का तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, इनका सोचने का नजरिया अलग होता है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट की दुनिया में। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि अगर इसकी रेट कम हो सकती है तो इसकी रेट बढ़ भी सकती है, दोनों तरफा जा सकता है, ये दोनों ही तरफ जा सकता है। तो प्लीज आप अपने इस बात को प्लीज ध्यान में रखें। अगर आप निवेश करते हैं तो इसकी रेट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से आरबीआई का जो फैसला था सीआरआर और आरआर को बढ़ाने का, उसके बाद इनके साथ जो कंपनसेट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे जो खुदरा इन्वेस्टर होते हैं, उनके ऊपर बर्डन आ गया है, हमारे ऊपर बर्डन लाद दिया गया है, ताकि जो निवेशक हैं हम इसमें निवेश करते जाएं, ताकि मार्केट ओवरऑल गिरे ना, थोड़ा सा बैलेंस रहे, ज्यादा मार्केट ना गिरे। क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम करना पड़ेगा, उसके लिए आरआर से आरआर बड़ा है, तो निवेशकों के ज्यादा नकारात्मक ना हो, थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, इसलिए ये हम पर आ गया है, खुदरा निवेशकों पर ये बर्डन आ गया है, इसको मार्केट को बैलेंस आउट करने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि रेपो रेट और सीआरआर रेट बढ़ने के बाद करना क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात का ध्यान तो आप ये रखें, क्योंकि रेपो रेट और सीआरआर दोनों बड़े हैं। अगर दोनों बड़े, इसका मतलब है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम करना था, मुद्रास्फीति कम करना था, इसका मतलब है जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए नीचे जाएगा। क्योंकि ये बड़े हैं तो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो बाजार के अंदर तरलता है, लिक्विडिटी रेशियो है, वो हो जाएगा कम, लोगों के हाथ में पैसा रहेगा कम। तो अब ये मान के चलिए कि आने वाले महीनों के अंदर जो तरलता का संकट है, लिक्विडिटी जो क्राइसिस है, वो हो सकता है, तरलता का संकट हमको देखने को मिलेगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोन से रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके मूल कारण क्या होंगे? आने वाले जो कुछ महीने उसके अंदर अगर आप अभी लोन लेने की सोच रहे हैं तो अब उसको होल्ड कर लीजिए, अभी आपको लोन नहीं लेना है, अभी आपको लोन नहीं लेना, पहली बात।
ईएमआई जो होते हैं, ईएमआई की रेटें बढ़ जाएगी, ईएमआई आपके लिए महंगा हो जाएगा लेने के लिए, तो आप अभी लोन लेना थोड़ा रोक लीजिए, ईएमआई कम कर लीजिए। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जमा पूंजी है, तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, तो भी इसमें इन्वेस्ट करें, बाकी अपना पैसा रोके रखें, क्योंकि अभी लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आपके पास कैश होना चाहिए, आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर वैसे भी मनी सप्लाई बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आरआर और सीआरआर बड़ा है। एक बात और है कि आप इसमें अगर निवेश करना भी चाहें तो ज्यादा निवेश ना करें, हल्का सा निवेश करना चाहें, आपको एक्स्ट्रा पैसा, तो ज्यादा भारी निवेश नहीं करना है, भारी निवेश करने से बचें, ताकि इससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि लोन्स अभी नहीं लेने हैं, प्लीज रुकिए। बड़ा खर्चा से गाड़ी लेना, घर लेना, इनके लिए लोन्स अभी लेना रुक जाइए। ईएमआई, क्योंकि ईएमआई की रेटें बढ़ जाएगी, अगर आप घर लेते हैं, बाइक, कार लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ईएमआई की रेटें बढ़ जाएगी, वो आपको महंगा पड़ेगा। ज्यादा निवेश इसमें नहीं करना है, भारी मात्रा में निवेश नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा कम करके, हल्के फुल्के, जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसी से निवेश करें इसको। तो चलिए, आशा करता हूं किस तरह से मैंने आईपीओ एलआईसी के कोऑर्डिनेशन को कनेक्ट किया है आरबीआई से, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि लोग सिर्फ आरपीओ एलआईसी पे ही फोकस कर रहे हैं कि चलो मार्केट में आया है नया रुझान है, चलो इन्वेस्ट करते हैं, मजा आएगा, पैसा कमाएंगे। लेकिन आप दूसरा तरफ भी देखेंगे, लोगों को यह नहीं पता है कि आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है, रेपो रेट बढ़ी है, सीआरआई रेट बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको कम करने के क्या प्रावधान है, क्या तरीके होंगे, उस पर लोग कम फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने में, समझने में डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल होता है, तो लोग इसमें ज्यादा जाते नहीं है और बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा पढ़े लिखे हुए निवेश कर देते हैं। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ये 3-4 निष्कर्ष हैं जो आपको इस पूरे लेक्चर से समझने चाहिए। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज खुशवंत सिंह, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।